आप सभी का स्वागत है। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि कैसे लोगों के पास वैलिड वीज़ा है, उसके बावजूद भी किन कारणों की वजह से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको इंडिया से ही जाने नहीं देता। वहाँ पहुँच के जो इमिग्रेशन होता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में देखा गया कि इंडिया से ही अलाउ नहीं करते। तो उसका रीज़न क्या है, वो हमने उसमें लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाई एयरलाइंस ही बोर्डिंग नहीं देती। कई बार वैलिड वीज़ा होता है, आपने सो एंड सो एयरलाइंस की बुकिंग कराई, एज्यूम कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आपने केएलएम की या लुफ्थांसा की फ्लाइट बुक करी है, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बुक करी और आपके पास शेंगन का या यूके का वीज़ा है। अब आप अपनी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चंडीगढ़ हो, कोलकाता हो, कहीं पर भी हो, और वहां पर एयरलाइंस वाले ही आपको बोर्डिंग नहीं देते। अभी इमिग्रेशन तो आप तब पहुंचेंगे ना जब वहां से बोर्डिंग मिल जाएगी आपको। एयरलाइंस ही आपको डिनाई कर देती है, या फिर वो कहते हैं कि आपका हमेशा के आपके ऊपर या आपका वीज़ा फेक है, या फिर आपको एम्बेसी जाना होगा एक बार, सो एंड सो। तो ये चीज़ें क्या हैं, इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और सबसे पहली बात है कि ये होता क्यों है। ओके, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे हम 10-12 कारण समझेंगे। तो अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है या फिर आपका वीज़ा लगाने का प्लान है और आप बाहर जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद, आप इन प्रॉब्लम से 90% से भी ज़्यादा चांसेस है बच जाएंगे। राइट, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉमन रीज़न होता है कि जब बोर्डिंग डिनाई करी जाती है किसी को, उसमें देखा यह जाता है कि लोग अलग अलग पीएनआर पे रिटर्न टिकट लेकर जा रहे हैं। अलग अलग पीएनआर पे, यानी जाने की टिकट अलग है, आने की टिकट अलग है। अब इसमें क्या बड़ी बात है? आपको लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है। इसमें थोड़ी सी बड़ी बात है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल केलम का ले रहे थे, नीदरलैंड्स उनका बेस है, तो नीदरलैंड्स को यहाँ पे ले लेते हैं। आप एम्स्टरडेम जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट एम्स्टरडेम से, रिटर्न भी आपका एम्स्टरडेम से है। अब आप एम्स्टरडेम पहुंच रहे हैं, आपने दिखाया जी मैं 10-12 दिन घूम के मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा। आपने जाने की फ्लाइट और आने की फ्लाइट अलग अलग बुक करा ली। इससे क्या होता है कि आप वापसी की फ्लाइट को कैंसिल करा के रिफंड ले सकते हैं, जो कि काफी सारे लोग पास्ट में ले चुके हैं। तो फिर बोर्डिंग करते वक्त एयरलाइंस वालों को लगेगा कि आपके सेपरेट पीएनआर है, तो यानी आपकी इंटेंशन पे हमें डाउट है, क्योंकि आप वापस जाके अपनी इस वाली टिकट को कैंसिल करके इसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। पहला रीजन। दूसरा, अलग अलग टिकट लेना इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। अगर आप सिंगल पीएनआर पे, यानी आना और जाना दोनों रिजर्वेशन एक ही नंबर पे हो रखी है, वो लिखा होता है उस पर, तो पीएनआर नंबर अगर सेम होता है तो उसमें आप रिटर्न टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर कैंसिल करते हैं तो रिफंड नहीं आता। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं आता। आता है तो बहुत ही थोड़ा सा हल्का फुल्का टैक्स वापस आ गया, अदरवाइज नहीं आता। ऑलराइट, तो इसीलिए पहली रिकमेंडेशन हमारी हमेशा अपने ट्रैवलर्स को होती है कि आप रिटर्न टिकट सिंगल पीएनआर में लेकर जाएं, नॉट इन सेपरेट पीएनआरस, क्योंकि उस केस में आपके ऊपर उनका डाउट आएगा। अलग अलग पीएनआर पे टिकट बनाना वैसे भी महंगा पड़ता है, और अगर आपने ज्यादा महंगी टिकट जानबूझ के अलग पीएनआर पे ली है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप वापसी वाली टिकट को कैंसिल करके रिफंड ले लोगे, क्योंकि इसमें रिफंड मिल जाता है। राइट, सिंगल पीएनआर पे रिफंड नहीं मिलता। तो पहला रीजन तो यही होता है। हाँ, अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, लेट्स अज्यूम कि आपका रिटर्न पेरिस से है, आपने अराइवल एम्स्टरडेम में किया, रिटर्न आपका पेरिस से है, ज्यूरिक से है, मैड्रिड से है, या लिस्बन से है, एथेंस से है, यूरोप के किसी भी हिस्से से है, या लंदन से क्यों ना हो, उस केस में सेपरेट पीएनआर हो सकते हैं, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन ही चेंज हो गया। लेकिन अब जब आप सिंगल डेस्टिनेशन से रिटर्न कर रहे हो, तो मेक श्योर आपका पीएनआर सेम हो। राइट, दूसरा जो रीजन है वो ये है, या तो आप बहुत ज्यादा दिन दिखा रहे हो टिकट में अपने कि भाई मैं 1 तारीख को जाके, 1 अगस्त को जाके 25 अगस्त को वापस आ रहा हूं, तो उनको डाउट हो सकता है 25 दिन नीदरलैंड्स में कोई क्या करने वाला है। ओके, या फिर आप ये दिखा रहे हो 1 तारीख को जाके 4 तारीख को वापस आ रहा हूं, तो भी इनको डाउट हो जाएगा 3-4 दिन के लिए कौन जाता है इतना महंगा ट्रिप करके। राइट, तो उस केस में डाउट होने पर बस वो आपकी हिस्ट्री एक्सेस करते हैं। अब अगर आपने एम्बेसी को दिखा रखा है कि आप 25 दिन के लिए जा रहे हो और वीजा और टिकट भी 25 दिन की, फिर वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो चेक कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन अगर आपने एम्बेसी को दिखाया था आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, टिकट 25 दिन की बुक कराई है, तो नेचुरली वो आपसे पूछेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस वजह से भी थोड़ी सी डिटेल हो जाती है कि आपको ड्यूरेशन जो एम्बेसी को आपने दिखाई है उसके आसपास ही रखनी चाहिए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 90% आपका प्लान चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा रीजन है टू मच या टू लिटिल लगेज, यानी अगर आप बहुत ज्यादा लगेज लेकर जा रहे हैं। अब आप सोचें कि यहाँ पर एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए। सपोज करें कि मैं जा रहा हूँ और मैंने 40-40 किलो के 2 बड़े बड़े बैगेज कर लिए और 1 हफ्ते की रिटर्न टिकट है मेरी, तो कोई तुक बनता है? इतना ज्यादा लगेज वही लेकर जाता है जिसने वहां जाके सेटल होना, वापस नहीं आता। बहुत सारे कपड़े, सब कुछ रख लिया जी उसमें। तो नेचुरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये आप भी समझ जाएंगे, आपके सामने कोई आएगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, इतना लगेज कौन लेकर जाता है। सिमिलरली अब मैं दिखा रहा हूँ जी मैं 20-25 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैंने एम्बेसी को भी वही दिखाया था, और मैं एक छोटा सा हैंडबैग लेकर जा रहा हूँ।
तब भी उनको लगेगा आपका लगेज कहाँ है, यानी यू हैव समबडी ओवर देयर, यानी आपका वहां पे अरेंजमेंट है। तो ये भी गड़बड़ वाली बात है, राइट। यानी बहुत ज्यादा लगेज और बहुत कम लगेज, ये दोनों ही गड़बड़ है। आपका बैलेंस में होना चाहिए। पूछेंगे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अगर आप आंसर ठीक से नहीं दे पाए तो वहां पे उलझ जाएंगे। इसलिए बेस्ट है कि वही चीजें करके चलें कि उलझे ना, राइट। अगर अपने जेन्युइन तरीके से जाना है तो आप नेचुरली अपना लगेज अपने साथ लेकर जाओगे। इतनी महंगी शॉपिंग वहां पे हर बार कौन करता है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पिशियस बॉडी लैंग्वेज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये हम हमेशा बताते हैं इमिग्रेशन की काउंटलेस वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। मैंने खुद आपको बताया कि कैसे 2019 में जब मैं ग्रीस में गया था और ग्रीस में मुझे रोका था, तो मैंने आपको लाइव वहां से वीडियो बनाकर दिखाई थी कि देखो जी मेरे को ऐसे ऐसे रोका गया, एक नहीं 4 बार रोका था। सिमिलरली अभी मैं जब लेटेस्ट आयरलैंड में गया था तो डबलिन एयरपोर्ट पे मेरे को रोका गया, मैंने तब भी आपको वीडियो बनाई। क्या वो अपसेट होने वाली बात है? नहीं है, वो उनकी ड्यूटी थी रोकना। ऑलराइट, तो सस्पिशियस बॉडी लैंग्वेज क्या है? अब जैसे अगर आप यहाँ पर काउंटर के पास पहुंचते हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा कपड़े और सर्दियों में बहुत कम कपड़े आपने पहन रखे हो, थोड़ा सा ये आ जाता है। लोग हैट पहन के चले जाते हैं, कैप पहन के चले जाते हैं। कौन पहन के जाता है एयरपोर्ट पे हैट और कैप? तो आप खुद ही इन्विटेशन दे रहे हो। ऊपर कैमरे लगे होते हैं, उनका काम है। एक हाई सेंसिटिव जोन, हाई सिक्योरिटी जोन होता है एयरपोर्ट, और खासतौर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन होता है। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। दे वांट टू सी एवरी पर्सन एंटरिंग इनसाइड द प्रेमिसेस। उस केस में बहुत लंबी या बहुत हैट या कैप पहनना जिससे आपका फेस बिल्कुल ही ना दिखे, तो उनको डाउट हो जाएगा, क्योंकि कैमरे ऊपर होते हैं, वो एक सर्टेन हाइट से आपको देखते हैं। और अगर आपका विजन ब्लॉक होता है तो नेचुरली कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफिसर आके फिर आपको रोक सकता है। और उस केस में बोर्डिंग वाले भी ये चीज़ पे नोटिस देते हैं कि हाँ भाई आपने ऐसे ऐसे पहना हुआ है, राइट। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट भी जुड़ा होता है। अगर आपकी शक्ल बहुत बदल गई आपके पासपोर्ट से या वीज़ा से, पासपोर्ट से तो चलो ठीक है 10 साल का होता है, कईयों की शक्ल चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीज़ा तो अभी आपको मिला 1 महीने में, तो 1 महीने पहले जो वीज़ा लगा, अगर वीज़ा पे फोटो है, कुछ वीज़ा में फोटो नहीं होती, कुछ में होती है, ठीक है। अगर वीज़ा पे फोटो लगी है और एकदम से आपकी शक्ल चेंज होगी कुछ ही दिनों के अंदर, चेंज कैसे होगी? आपने एकदम से ट्रिमिंग करा ली दाढ़ी की, उसमें आपने दिखाया था मेरी बियर्ड है, या बाल आपके बहुत लंबे थे आपने एकदम से छोटे कर दिए, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी को शायद थोड़ा सा हाइड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, ऐसे लोग हमारे पास आते भी नहीं है वीज़ा लेने, राइट। बट ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज ना लेकर आए। लेकिन ऐसा नहीं आपने थोड़ा सा स्टबल रखा हुआ है, उसको आपने हटा दिया, शेव कर दिया तो रोक देंगे, नहीं, उससे कुछ नहीं होता। एज लॉन्ग एज आपका फेस रिजेंबल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नेक्स्ट है पास्ट हिस्ट्री, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखिए पास्ट में कभी भी किसी भी ट्रैवलर ने किसी कंट्री में जाके बहुत लंबा ओवरस्टे किया है, या फिर उसके डिपोर्टेशन हो रखे हैं, और फिर वो वहां पर बोर्डिंग काउंटर में जाता है, जो आपको पासपोर्ट स्कैन करके आपकी हिस्ट्री वो भी देख सकते हैं कि भाई आपने तो ओवरस्टे किया था, तो आपको वीजा कैसे मिल गया? भाई आपको तो ऐसा था, ये वीजा कैसे मिल गया? तो वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं वीजा मिलना कोई बड़ी बात है, लेकिन वो पूछ सकते हैं। अब आपके मन में बार बार बात हो रही है कि ये क्या पुलिस ऑफिसर है कि पूछ सकते हैं, तो मैं इसका एक आंसर देना चाहता हूँ। एयरलाइंस ने उनको राइट दे रखा होता है। एयरलाइंस को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने राइट दे रखा होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने राइट दे रखा होता है। तो इनके पास राइट होता है, जिस पे शक हो रोक लो, जिस पे शक हो रोक लो। पहले तो रोका जाता था सिक्योरिटी के लिए कि फ्लाइट हाईजैक ना हो जाए, कोई क्रिमिनल ना चला जाए और ये वो। फिर रोका जाता था कि भाई कोई फरार ना हो रहा हो यहाँ से, राइट, कोई फ्यूजिटिव ना हो, उसको रोका जाता था। अब रोका जाता है इलीगल इमिग्रेशन को, जिस पे शक होता है उसको रोक लेते हैं। वो एयरलाइंस वाले भी रोक सकते हैं, वो ग्राउंड स्टाफ तक रोक सकता है आपको, सिक्योरिटी गार्ड तो रोक ही सकते हैं, और इमिग्रेशन वालों का तो पूरा राइट, उनका तो काम ही है। तो आप ये ना सोचे कि भाई किसी ने अगर पूछ लिया तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो एयरपोर्ट जैसे जोन में ना, तो ईगो को तो खत्म कर दीजिए। 10 बार भी पूछ सकते हैं आपसे, 10 अलग अलग पार्टीज पूछ सकती हैं। कोई ईगो लाने की जरूरत नहीं है इसमें, उनका काम है। अगर वो पूछ रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है, तो आंसर दीजिए। कुछ इस तरीके से समझिए कि भाई आप किसी पार्टी फंक्शन में गए थे और कोई क्राइम सीन हो गया वहां पे, तो वहां पे इंक्वायरी सबसे हो रही है। अब आप अगर ईगो लेकर आएंगे तो शक तो आप पे जाएगा ना। फिर आपको लगता है कि दूसरों को जाने दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उनको जाने दिया। तो आप ईगो मत हर्ट करें कि मेरे को क्यों पूछ लिया। आपसे पूछने से या हमारे से या मेरे से पूछने से हमारी कोई इज्जत कम नहीं हो जाती, हमें उसका पोलाइटली आंसर देना चाहिए। मेरा ग्रीस में 4 बार मेरे को रोका गया था 2019 में, वो वीडियो जरूर देखिएगा, इस चैनल पे है। और चौथी बार तो मुझे, और अलग अलग डिपार्टमेंट ने रोका, चौथी बार तो मेरे को फ्लाइट में घुसते हुए रोका था, राइट। मैंने वीडियो डाली हुई, आप देखिएगा जरूर। और यहाँ पे डबलिन में भी मेरे को 25 मिनट तक मेरी इंक्वायरी चली थी। मुझे लगा कि भाई पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैंने सारे आंसर बड़े पोलाइटली दिए, और मैंने 1% भी अपना ईगो क्लैश नहीं करा उनसे। उनका काम है, इट्स ओके, चलता है, राइट। नेक्स्ट है हायर स्टडी। अगर आप हायर स्टडी पे जाते हैं या व्हाइट कॉलर जॉब पे जाते हैं और आपका पासपोर्ट
ECR है। तो ये इमिग्रेशन वाले नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा? बोर्डिंग वाले नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? यानी ECR पासपोर्ट का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी बेसिक एजुकेशन जिसकी कंप्लीट ना हो, जिसने 10th पास ना कर रखी हो, इसका मतलब ये होता है। तो जिसने 10th पास नहीं कर रखी उसको वाइट कॉलर जॉब, जो अच्छी जॉब्स होती हैं, जो बड़े इंजीनियर्स को या फिर सर्जन्स को, डॉक्टर्स को मिलती है, वो एक 10th फेल वाले को कैसे मिली? तो ये है ना डाउट वाली बात, वो पूछ सकते हैं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ये दिखाता है, कोई भी दिखाता है कि भी मेरी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं हुई और फिर उसको इतनी अच्छी जॉब और अच्छा स्टडी के लिए उसको वीजा मिला हुआ, तो नेचुरली हर एक को डाउट आएगा। तो एक ही रीजन ये भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, ऑल्दो डॉक्यूमेंटेशन चेक करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ दिस एयरलाइंस बोर्डिंग वालों का। इनका काम है आपके पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह को ज्यादा देखना, लेकिन वंस इन अ वाइल दे कैन आस्क, सर आप वहां पे एम्स्टरडेम में जा रहे हो या लंदन में जा रहे हो, क्या आपने रिजर्वेशन करवाई हुई है? तो आपने सिर्फ यस ही कहना है। इन केस 100 में से एक बारी में अगर वो पूछ भी लेते, कहना है सी, तो आपने क्या, क्यों, मैं तो नहीं दिखा रहा, ऐसे नहीं करना। आपको पड़ा है कि हाँ जी यार मेरे मोबाइल में, अब यू कैन चेक इट आउट, बस सिंपल, वहीं पे खत्म हो जाएगा। द मोमेंट यू हेजिटेटेड, जहां पर भी हम हेजिटेट करेंगे वहां पे अगले का डाउट आ जाएगा। नेक्स्ट जो बड़े अनकॉमन पॉइंट है, ये तो थे कॉमन पॉइंट थे, अब अनकॉमन है कि अगर आप बोर्डिंग स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं करते हो या आर्ग्यू करते हो किसी भी चीज को लेके, तो अगर हमारे अंदर ईगो है तो थोड़ी बहुत तो उनके अंदर भी होगी वहां पे, और ऊपर से उनको राइट भी दे रखा है, तो कई बार अनफॉर्सीन सिचुएशन बन जाती है और अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में वो कभी कभी अनजस्टिफाइड तरीके से हमारी बोर्डिंग रोक सकते हैं। तो इसलिए उनसे उलझना नहीं है फ्लाइट, मेरे कहने का मतलब यही है। इसके अलावा अब ये भी बड़ा ही अनलाइकली पॉइंट है, लेकिन बहुत लोग आजकल ये मिस्टेक कर रहे हैं। आई डोंट नो कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग, कुछ लोग पढ़ के जा रहे हैं, कौन है वो, वहां पर पैसे ऑफर कर रहे हैं उनको। एक टाइम था, मैं डिनाई नहीं कर रहा था, एक टाइम था कि जब ये चीजें थोड़ी सी ओपन हो गई थी, बट 99% केसेस में ब्राइबरी विल नॉट वर्क। हर जगह कैमरे, हर जगह सब कुछ लगा हुआ है, और खास तौर से अगर कोई प्राइवेट एयरलाइन है, उनको आप अगर ब्राइब ऑफर करेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। बट मैं ये भी मना नहीं कर रहा करप्शन नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में करप्शन है भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में करप्शन नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो रोक रहे हैं तो आप उनके अगर जस्टिफाइड तरीके से कॉन्फिडेंट होकर सारे आंसर दे देते हैं तो उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं रह जाता रोकने का। उसके बाद भी अगर रोकते हैं तो हम डिस्कस करेंगे भी क्या होगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है प्रोफाइल मिसमैचिंग विद वीजा एप्लीकेशन, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग वीजा लगवाते हैं थ्रू अदर सोर्सेज, जिसमें वो जिन भी सोर्सेज को यूज करते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए कहीं से इन्विटेशन मंगाते हैं, स्पॉन्सरशिप किसी दूसरे देश से मंगा लिया और उनके बेसिस पे वीजा लगवा दिया, राइट? जैसे मान ली, अब उनको नहीं पता होता और डॉक्यूमेंट भी नहीं देते। कमाल की बात देखिए कि वीजा लगा के दे दिया, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। वो बंदे को अगर रोका गया तो क्या बोलेगा? उससे पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो वो तो वही बोलेगा ना जो जेन्युइनली है। मान लो अगर उसका डेयरी फार्म है, बोल देगा जी मेरा तो डेयरी फार्म है। वो फार्मर है तो बोल देगा जी मैं तो फार्मर हूं। जॉब करता है तो मैं जी जॉब करता हूं। अगले ने उसको बिजनेसमैन दिखाया हुआ है, अगले ने उसको कोई प्रोफेसर दिखा रखा है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का CEO दिखा रखा है, तो प्रोफाइल मिसमैच होगी तो 1 सेकंड में पकड़ लेगा। फिर वो क्या कहेंगे, आपको एम्बेसी पे जाना होगा। वीजा जेन्युइन है, लेकिन वो कई बार क्या कहते हैं अनजस्टिफाइड तरीके से, जी आपका जी वीजा फेक है, आपको ना एम्बेसी जाना होगा। आप एम्बेसी से कंफर्म करा के लाइए और नोट डाल देंगे, और एम्बेसी के जाने का मतलब 99% वीजा फॉरफिट हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उनके साथ बड़े ही पोलाइट तरीके से पेश आएं और उनको ये बोले कि देखिए जी मेरा ये एक्चुअल प्रोफेशन है, बट आई टुक द हेल्प ऑफ सम नोन पर्सन फॉर नोन पार्टी फॉर दिस वीजा पर्पस, और मेरा कोई वहाँ पे जाने का, सेटल होने का तरीका नहीं है, वो इंटेंशन नहीं है। मेरी ये अकाउंट स्टेटमेंट है, मेरे टैक्स रिटर्न है, सब मेरे पास रेडी है। एक कॉपी जो वीजा फाइल की है ना, हमेशा अपने पास रखें। आपने चाहे किसी भी सोर्स से करवा रखा हो, ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ वीजा फाइल विद यू। मोबाइल में रखें, कौन कह रहा है कि उसको आपने रखना है, वैसे हार्ड कॉपी नहीं रखनी तो सॉफ्ट कॉपी रखिए, बट रखिए इन केस ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है तो आप दिखा सकें, देखिए जी यही वो मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्लैश होता है। अगर ये सारे पॉइंट्स एड्रेस कर दिए जाएं तो 90% मैं आपको एश्योरेंस देता हूं आपकी बोर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बावजूद भी जानबूझ के आपको बोर्डिंग डिनाई कराई जा रही है, तो उस केस में आप वहां पे उनके सीनियर ऑफिसर से जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप सीधा उनको बोल सकते हैं कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, उसके बाद भी अगर आप मुझे बोर्डिंग नहीं दे रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप मुझे अपने सीनियर से मिलवाएं।
और उनके सीनियर भी अगर नहीं मानते हैं तो आप उनको बोलें कि भाई देखिए मेरी फ्लाइट हो रखी है, मैंने 80,000 रुपए की 1 लाख रुपए की फ्लाइट करी है, आप बोर्डिंग नहीं दे रहे हैं तो मुझे लिख के दे दीजिए कि मेरे को रिफंड मिल जाएगा। 0.1% है कि वो आपको एक स्टैंप एक छोटे से कार्ड पे लिख के दे देते हैं, इस PNR नंबर पे रिफंड अप्रूव्ड, और स्टैंप लगा के दे देते हैं कि आप ये दिखा देना। नहीं तो 99% क्या होता है, वो आपके टिकट पे नोट डाल देते हैं कि एंट्री डिनाई प्रोसेस फॉर रिफंड, या जो भी है, रिफंड अप्रूव या डिसअप्रूव वटएवर। तो उसमें क्या होता है, आपने जिससे भी टिकट करवाई उसको फटाफट जाके आप बोल सकते हो जी मेरे वहाँ एंट्री डिनाई हो गई है, और मैंने जो है, उन्होंने बोर्डिंग नहीं दी मेरे को, तो और मैंने जो है उनको बोला तो उन्होंने रिफंड मेरी अप्रूव कर दिया बैक एंड से, अब आप प्लीज मेरा रिफंड इस एयरलाइंस का करा दो। 80,000 रुपए की टिकट है, छोटा मोटा कट के आपको आराम से 70-75 तक वापस मिलने के पूरे चांस होते हैं, 70 तक मिल ही सकते हैं, राइट। कई केसेस में होता है कि थोड़ा कम भी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही। अगर आपने उनके पीछे प्रेशर करा कि आप जाने नहीं दे रहे हो तो प्लीज मेरे को मेरे पैसे रिफंड चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना। फिर आप क्या कर सकते हैं, 1-2 दिन के बाद दोबारा से अपनी फ्लाइट कर सकते हैं किसी और एयरलाइंस की, जिसमें आपको लगे कि भाई ये तो अनजस्टिफाइड हो गया, खाम खाई में मेरे को रोके जा रहे हैं, तो मैं किसी और एयरलाइन से जाऊंगा। फिर किसी और एयरलाइन पे जाके आप ये सारी चीज कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। पेशेंस रखें, पोलाइट रहें, स्माइल करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे कैरी करें, ड्रेसिंग सेंस अपनी अच्छी रखें, ज़्यादा लगेज मत लेकर जाएं, बहुत कम लगेज भी मत लेकर जाएं, उनके साथ बहस ना करें, अलग अलग PNR पे टिकट ना बनवाएं, अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, होटल वाउचर्स वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, उनको अप टू द मार्क रखें। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ड्यूरेशन जो है, जो आपने एम्बेसी को दिखाया था कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, उसी के आसपास का ड्यूरेशन रखें। बस ये सारी चीज़ें रखें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, एक चीज़ और है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोर्डिंग की लाइन में खड़े होते हैं तो कई बार स्ट्रेंजर्स होते हैं, हम उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, और कोई एक आधा स्ट्रेंजर होता है जिसका बैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप उनसे बात करते हुए, ज़्यादा हंसते खेलते हुए नोटिस करे जाते हो तो ये माना जाता है फिर आप इनके साथ ही हो, और आपका केस अच्छा होते हुए भी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शायद आपको भी क्वेश्चनिंग करी जा सकती है कि भाई आप उनके साथ थे तो आप उनको जानते हो, फ्रेंड उनके क्या है क्या नहीं है। तो जब तक बोर्डिंग और इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता, मैं आमतौर पर राय नहीं देता कि बहुत ज़्यादा हंसना खेलना टाइप, खासतौर से स्ट्रेंजर्स के साथ। हाँ, हल्का फुल्का हेल्प हमें करनी चाहिए, किसी को हमारी हेल्प चाहिए, कोई स्ट्रेंजर है तो डेफिनेटली आप हेल्प करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज यू नेवर नो अबाउट देयर बैकग्राउंड, राइट। और जब आपका वीज़ा इमिग्रेशन हो जाए, फिर आप उनके साथ चाहे बैठ के वहाँ पे जो मर्जी करें, चाहे उनके साथ डिनर करें, वट यू, फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स समझने में आपको आसानी हुई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों को लेके, तो ज़रूर उस पर कमेंट करें, वी विल कम बैक एंड आंसर यू। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बाय।